ठीक है, डिजाइन और रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर या फिर आरसीसी रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के, किसी के इस नाम से होता है, किसी के इस नाम से होता है। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन में क्या सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट में जैसे दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है डिजाइन और एक आ रहा है स्ट्रक्चर्स। तो हमारे लिए स्ट्रक्चर्स क्या होगा और डिजाइन क्या चीज है, हम डिजाइन में क्या क्या प्रोसेस अपनाने वाले वो चीजें डिस्कस करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, डिजाइन का एक और सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट है? स्टील वाला। तो डिजाइन इज ए प्रोसेस सेम, बट मटेरियल जो है वो आपका अलग है। कंक्रीट अलग मटेरियल है, स्टील अलग मटेरियल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अगर आपको डिफाइन किया जाए स्ट्रक्चर्स क्या होता है, किसे आप स्ट्रक्चर्स बोलोगे? एक जनरल वे में स्ट्रक्चर किसे बोला जाता है? जनरल वे में स्ट्रक्चर्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा? बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉडी स्ट्रक्चर किससे मिलके बना होता है? नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर वो तो आप स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर किन चीजों से मिलके बना होगा? जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बना कैसे है? बोन्स को आपने कनेक्ट किया, उससे बॉडी स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम हिंदी में बोलेंगे कोई ढांचा। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग के केस में स्ट्रक्चर क्या हो गया? कोई भी बिल्डिंग अगर आप देखते हो तो जो उसका ढांचा तैयार होता है वो किन चीजों से मिलकर तैयार होगा? क्या होंगे उसमें? बीम होंगे, कॉलम होंगे, स्लैब होगी, फाउंडेशन होगा। ठीक है, वो हमारे स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन किया जाए तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ऐसे होगी कि स्ट्रक्चर इज ए असेंबली, हमने असेंबल किया है, तो स्ट्रक्चर इज ए असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स को हमने क्या कर दिया? असेंबल कर दिया। वो कंपोनेंट्स क्या है? बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज ए असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स। उसके बाद में जो आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो उसका मैग्नेटिक, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ह्यूमन स्ट्रक्चर अभी यहाँ है, कभी यहाँ हो गया। ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके साथ ये है कि वो एक बार आपने बीम अपनी जगह लगा दिया तो वहाँ से चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बीम लगा दिया, ये स्लैब है, ये कॉलम है, ये अपनी पोजीशन को चेंज करके नहीं जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स। उसके साथ में एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी जो है इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कि जो भी आप जोड़ोगे और उससे जो कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा वो आएगा स्टेबल। स्टेबल होने का मतलब ये कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करके नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब हम कोई भी स्ट्रक्चर को यहाँ पर जैसे सोम पढ़ोगे आप या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो तो उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हो कि जो स्ट्रक्चर अपनी जगह पर रखा हुआ वो वहीं रहेगा हमेशा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। फिर अब क्या काम आता है, मतलब स्ट्रक्चर का यूज क्या है, फंक्शन क्या है, मतलब वो क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर जो ढांचा आपने बनाया है वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो स्ट्रक्चर? जैसा भी आप इसमें बैठे हो, बेसमेंट है, इस बेसमेंट को कवर करने के लिए आपने रूफ बनाई है और रूफ के साथ में कुछ बीम्स और कॉलम भी आपको नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर वाली जो रूफ है उसका क्या फंक्शन है, वो क्या कर रही है? एक तो शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, साथ के साथ इसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उसके ऊपर जो भी लोग रहने वाले हैं उनकी वजह से या उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उसका जो वेट आ रहा है उस टोटल वेट को ये क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। और रेजिस्ट करने की जो प्रोसेस है वो कैसी कि सबसे पहले लोड आता है फ्लोर पर, फ्लोर से स्लैब में जाएगा, स्लैब के ऊपर ही फ्लोरिंग लगी हुई है, फिर उससे बीम में लोड ट्रांसफर होगा, बीम से कॉलम में और कॉलम से फाउंडेशन में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, विच रेजिस्ट, अब उसके फंक्शन की बात हो रही कि वो क्या काम आता है, तो विच रेजिस्ट सर्टेन टाइप ऑफ लोड्स, कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोड्स को भी वो रेजिस्ट करता है, एंड देयर कॉम्बिनेशंस। लोड, जो टाइप ऑफ लोड है वो अभी मैं यहां पर लिखूंगा, तो वो टाइप ऑफ लोड में से एक लोड एट ए टाइम एक समय लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक समय एक से ज्यादा तरीके के लोड लग जाए। ठीक है, पर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि जब वो अकेला लोड लगेगा तब भी उसको अच्छे से रेजिस्ट करेगा, और जब एक से ज्यादा तरीके के लोड लग जाएंगे जिसको हम बोलते हैं उनका कॉम्बिनेशन, तब भी वो उसको अच्छे से रेजिस्ट करना चाहिए। और वो रेजिस्ट करने की प्रोसेस क्या होगी कि अल्टीमेटली उसको सारा का सारा लोड जो फाउंडेशन के थ्रू सपोर्टिंग सॉइल में ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करना है? लेकिन जब वो फाउंडेशन के थ्रू सपोर्टिंग सॉइल में लोड को ट्रांसफर करेगा उस समय सॉइल आपकी फेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो वो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के हिसाब से हम डिजाइन पढ़ते हैं कि कॉलम की डिजाइन, बीम की डिजाइन, स्लैब की डिजाइन। तो स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन which resist certain type of load and their combinations and transfer them up to the supporting soil through the foundation safely। फाउंडेशन के द्वारा उन सब लोड्स को सपोर्टिंग सोइल में सेफली ट्रांसफर करना, यहाँ तक की जिम्मेदारी अगर कंप्लीट कर ली तो वो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर का एक बार डायग्राम बना के कितने टाइप के लोड हो सकते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। कॉम्बिनेशन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट हम इंट्रोडक्शन के लिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है और फिर डिज़ाइन में हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम मटेरियल की तरफ जाएंगे कि हम क्यों कंक्रीट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं। यहीं अगर हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते तो हम स्टील की प्रॉपर्टीज़ की बात करते कि स्टील के साथ क्या बेनिफिट है कि हम इसलिए स्टील पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आरसीसी पढ़ रहे हैं। तो आरसीसी बनाने के लिए कंक्रीट सबसे पहले, फिर उसको रीइंफोर्स्ड किया। तो आरसीसी मतलब जो कंक्रीट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी जो स्टील से अच्छी थी और उसी को फिर हम यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड में ह्यूमन वाटर की कंजप्शन के बाद में जो सेकंड मोस्ट कंज्यूमेबल मटेरियल है वो कंक्रीट है। अगर कंजप्शन देखोगे आप तो पानी के बाद में जो सेकंड नंबर पे कंजप्शन होता है वो कंक्रीट का होता है। तो भले ही स्टील मजबूत मटेरियल है कंक्रीट से, लेकिन फिर भी कंक्रीट ज्यादा यूज होता है तो उसके कुछ कारण रहे होंगे ना। क्या कारण हो सकते हैं? आप राजस्थान के हो, राजस्थान में रहते हुए आप वैसे बता सकते हो कि कंक्रीट के स्ट्रक्चर आप क्यों बनाना चाहोगे? हाँ, क्योंकि जो कंक्रीट के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनसे मिलके कंक्रीट बनती है वो सब रेडीली अवेलेबल है। एग्रीगेट चाहिए आपके पास में, माइंस है। सीमेंट चाहिए, सीमेंट का आपको पता ही है कि सीमेंट में राजस्थान में काफ़ी बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है। निम्बा एड़ा चित्तौड़ के पास में एक ऐसी जगह है जिसमें एरिया के हिसाब से सीमेंट इंडस्ट्रीज की डेंसिटी देखोगे ना तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। जितनी भी इंडिया की छोड़ के वर्ल्ड की भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी ना सीमेंट इंडस्ट्री की, वो सारी वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो रेडिली अवेलेबल मटेरियल है, इस कारण से उसको यूज कर लेते हैं क्योंकि इकोनॉमी भी एक बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्या क्या लोड हो सकते हैं, हम उनका एक बार बेसिक देखेंगे डिफरेंस कि ये क्या क्या लोड है और उनका कॉम्बिनेशंस के बारे में क्या बोला जा रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद में आगे हम डिज़ाइन क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, देन फिर हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में मैंने बोला है अब देखो ये जनरल स्टडी है, स्ट्रक्चर जहाँ वर्ड आ गया ना, आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो भी आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, लोड कितने टाइप के होते हैं वो देखना पड़ेगा। तो ये जनरल स्टडी है, इसके थ्रू होते हुए फिर हम सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो उसमें सबसे पहले हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये एक बिल्डिंग फ्रेम है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग फ्रेम को अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट कर दोगे तो एक मल्टी स्टोरी फ्रेम बन जाएगा। क्या होगा? क्या आवाज कम रखनी है क्या? आवाज आ नहीं रही? अब आ रही? तो ये बिल्डिंग फ्रेम है, इसको अगर आप इस डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट कर दोगे तो एक मल्टी स्टोरी फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, और जैसी डेफिनेशन थी तो डेफिनेशन में क्या था, स्ट्रक्चर इज असेंबली ऑफ कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट यहाँ पर असेंबल्ड है, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये वाले ये आपके बीम है, ये कॉलम और इनके बीच में हमारी स्लैब। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन किया। ये कॉलम अल्टीमेटली फाउंडेशन से कनेक्टेड है और फाउंडेशन जो है वो सपोर्टिंग सॉइल को लोड को ट्रांसफर कर देगी सेफर तरीके से, वो हमारा स्ट्रक्चर है। अब लोड की बात की जाए तो लोड मेजरली 4 टाइप के होंगे। एक होगा आपका डेड लोड। ठीक है, तो जिन लोगों को लोड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पता है वो आंसर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो डेड लोड का मतलब उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। डेड का मतलब ये है कि डेड आप किसको मानोगे, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, मूवमेंट नहीं होने का मतलब है कि अब हम इसको डिफाइन करके बोले तो ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 10 किलोमीटर है 10 किलोमीटर नहीं बना रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन समय के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, तो वो सब क्या आपका डेड लोड। अब डेड लोड का जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, डेड लोड दो सबसे बेसिक एग्जांपल है, जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट होगा वो खुद डेड लोड है।
ठीक है। तो डेड लोड में दो तरह के वेट आते हैं, एक आते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के वेट और एक आते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब ये कि वो ऐसे कंपोनेंट जो लोड रेजिस्ट करेंगे, तो बीम कॉलम स्लैब सब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं बिल्डिंग में जो कि नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो लोड को रेजिस्ट नहीं करेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि इस बेसमेंट में भी आप बैठे हुए हो, लोड प्रॉपर्ली रेजिस्ट हो रहा है इसीलिए ये टिका हुआ है। अब अगर ऐसा हो जाए कि मुझे इस बेसमेंट के दो पार्टीशन करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन कॉलम के बीच में एक दीवार बना दूंगा। अब जब वॉल नहीं थी तब भी लोड स्ट्रक्चर टिका हुआ था, और वॉल बना दी तब भी स्ट्रक्चर टिका हुआ, तो वॉल ने कोई अपनी तरफ से पार्टिसिपेट थोड़ी किया लोड को रेजिस्ट करने के लिए। बट वॉल आपने बना दी तो वो अपनी जगह बनी रहेगी जब तक आप उसको डिसमेंटल नहीं करोगे, अपनी जगह से अपनी तरफ से तो कहीं जाएगी नहीं। बट वॉल अगर आप बना चुके हो तो उसका कुछ वेट होगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा टाइप का कंपोनेंट हो गया, स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल? नॉन स्ट्रक्चरल, भाई जो लोड को रेजिस्ट नहीं करेगा। तो जितने भी स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उन सबका जो सेल्फ वेट है, खुद का वेट है, वो सब किस कैटेगरी में आता है, डेड लोड में, ठीक है। इसकी एक और कैटेगरी है कि ये जिस डायरेक्शन में लगेगा उस हिसाब से भी हम कैटेगराइज करते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड कौन सी डायरेक्शन में है, तो वेट कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ग्रेविटी डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी लोड भी बोला जाता है इसको। दूसरा इसका अपोजिट टाइप का लोड है लाइव लोड। नाम में ही डेफिनेशन छुपी होती है। लाइव लोड का मतलब ये हो गया कि डेड लोड तो वो लोड था जिसका मैग्नीट्यूड और लोकेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, वो डेड लोड है। लाइव लोड क्या होगा कि ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड और लोकेशन टाइम के साथ में चेंज हो जाएगा, वो क्या हो गया आपका, लाइव लोड हो गया। अब लाइव लोड का एग्जांपल आप इस क्लास से देख सकते हो कि 11 बजे से पहले इसमें कोई स्टूडेंट था ही नहीं, क्योंकि क्लास ही नहीं थी, ठीक है। और जब क्लास, हाँ मतलब जस्ट फॉर हर चीज को इतना, ठीक है, शॉपिंग मॉल, WTP, वर्ल्ड ट्रेड पार्क की बात करेंगे हम, तो शनिवार रविवार के अलावा उतनी, शनिवार मतलब वीकेंड्स पर जो शाम वाला टाइम है उसमें जैसे 6 से 8 के बीच में या 6 से 10 के बीच में जितनी भीड़ होगी उतनी भीड़ और दिन में डे टाइम में तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो लोड है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में और मैग्नीट्यूड। तो ये लाइव लोड का एग्जांपल है। ब्रिज आप देखते हो, जैसे टोंक फटक वाला ब्रिज है, तो उसमें भी क्या होगा कि जैसे जो ऑफिस आवर्स है सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 8, उस टाइम पर ज्यादा व्हीकल्स होकर के जाएंगे इन कंपैरिजन टू डे टाइम। तो जो लोड है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। तो ये सब एग्जांपल है आपके लाइव लोड के। और ये जो दोनों आते हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे, ग्रेविटी। तीसरा वाला है और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, ये दो ऐसे लोड हैं जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में नहीं लगेंगे, इसी से इनका नाम डिफाइन होता है। इनको बोलते हैं लेटरल लोड्स। लेटरल लोड का मतलब बिल्डिंग ऐसे है तो ये इस टाइप से आकर के लगता है। अभी तो एक लोड तो वैसे ही बहुत चर्चा में, रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर या थोड़ा न्यूज ध्यान देते हो तो एक लोड वैसे ही बहुत चर्चा में है, वो है आपका अर्थक्वेक लोड, ठीक है। और मेजर चैलेंज सिविल इंजीनियर जो डिजाइनर है उसके लिए यही है कि जो भी बिल्डिंग वो बनाए वो अर्थक्वेक को अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर ले, या तो जिसको अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग बोलेंगे, या फिर अगर अर्थक्वेक आता है तो कम से कम फेलियर, जैसे क्या है कि अर्थक्वेक आया वो आपके कंट्रोल वाला लोड नहीं है, ठीक है। जैसे क्लास में मैंने सोच लिया कि हम लोगों को 150 स्टूडेंट्स को बिठाना है, या थिएटर है, थिएटर में जितनी सीट्स है उतने लोग बैठेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते, तो कंट्रोल्ड हो गया ना लाइव लोड भी। क्लास में जितनी बेंच है उतनी बेंच के बराबर स्टूडेंट बैठ जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते ना। बट अर्थक्वेक है और अगर विंड लोड है, ये जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चलने वाले लोड है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज से 50 साल पहले जिस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था सेम वैसा अर्थक्वेक आगे नहीं आएगा, या फिर जैसे कि तुर्की में अब इससे ज़्यादा तो अर्थक्वेक नहीं आ सकता, ये आप इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक और विंड लोड टाइप के लोड आते हैं तो स्ट्रक्चर फेल हो भी सकता है, भले ही आपने कैसा ही डिजाइन किया हो। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसको फेल करने वाला कोई ना कोई अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या फिर विंड लोड प्रेजेंट हमेशा रहेगा। मतलब नेचुरल जो कैलेमिटीज है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या चीज है कि जब बिल्डिंग फेल होने लगे तो अचानक से फेल नहीं हो जाए, और फेल होने से पहले पता चल जाए कि अब ये फेल होगी, ताकि जो लोग अंदर रहते हैं वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर ले। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो वो जो दो लोड और है इनके अलावा, वो है एक तो विंड लोड और EQL बोलेंगे, और ये आता है आपका लेटरल लोड की कैटेगरी में। तो अब क्या है, मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि स्ट्रक्चर जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ लोड और उनके कॉम्बिनेशंस को रजिस्ट करेगा। ठीक है, सर्टेन मतलब एक लोड एट ए टाइम पे एक ही लोड लगेगा। तो देखो डेड लोड तो कैसा लोड है वो जरूर रहेगा, क्योंकि वो होगा तभी तो स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो उसका सेल्फ वेट आएगा, तो डेड लोड तो रहेगा। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सिर्फ डेड लोड लगा रहे स्ट्रक्चर पे, वो तब लगेगा जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लोग रहने नहीं लगे, तो उस टाइम पे किसका लोड रहेगा, स्ट्रक्चर का खुद का लोड रहेगा। अब मैं बोलता हूं कि डेड लोड के साथ में लाइव लोड भी प्रेजेंट है, जो करंट सिचुएशन, जैसे क्लासरूम है, ये ऊपर वाले फ्लोर पर होती, तो क्या हो रहा है कि डेड लोड तो था और क्लास पूरी फिल हो गई, तो लाइव लोड भी कितना आ गया, अच्छी खासी कैटेगरी का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि डेड लोड है और उसी के साथ में अर्थक्वेक लोड लग जाए। ये कॉम्बिनेशन कब हो सकता है कि जब लोग तो रहने नहीं लगे, उस टाइम पर अर्थक्वेक आ गया, तो वो सिचुएशन हो सकती है। डेड लोड है, लाइव लोड है और उसी के साथ में अर्थक्वेक आ जाए, ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। मतलब डेड लोड तो रहेगा ही रहेगा अगर स्ट्रक्चर है तो, और डेड लोड होगा, लाइव लोड होगा, उसी समय विंड लोड आ जाए, आंधी। अब इसमें ऐसा होता है कि ये दोनों लोड एक साथ में इनके आने की एक तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि जिस टाइम पर अर्थक्वेक आ रहा उसी टाइम पर विंड लोड भी लग जाए। विंड लोड का मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल हवा, विंड लोड जो आपको लगाना होता है एज पर कोड, वो पिछले 50 साल में, मतलब 50 साल के रिटर्न पीरियड में 3 सेकंड के लिए जो सबसे तेज से तेज आंधी चली ना, वो वाला लोड लगा करके स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। तो जिस समय अर्थक्वेक आ रहा है और उसी समय विंड लोड भी लग जाए, इसकी एक तो प्रोबेबिलिटी कम है, प्लस अगर ऐसा आप करके डिजाइन कर भी देते हो तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इतना अनइकोनॉमिक बनेगा जो कि करंट सिचुएशन के लिए फिजिबल नहीं होगा। जैसे पहले आप देखोगे किले वगैरह, वो सब इतने ओवर डिजाइंड है कि उन्होंने इतने साल तक ये इस तरह की सारी चीजों को झेल लिया और वो अभी तक भी उनमें ऐसा कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। साथ के साथ अब तो उनकी मेंटेनेंस भी होती रहती है, बट आप उनको जाकर के ऑब्जर्व करोगे तो उनकी दीवारों की अगर आप विड्थ देखते हो तो 1-1 मीटर 1.5 मीटर चौड़ी दीवारें, ठीक है। बट इस तरह का स्ट्रक्चर आज के टाइम में बनाना फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि कीमत किस चीज की, जमीन की। अगर आप दीवारों की थिकनेस बढ़ा दोगे, कॉलम की साइजेस बढ़ा दोगे, तो वो आपका जो ओवरऑल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उस समय की रिक्वायरमेंट, सेफ्टी तो चलो ठीक है, उस समय की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा थी लोगों को एंगेज रखना। मतलब क्या, इकोनॉमी, आज के डेट में इकोनॉमी चलती है, जैसे कोई इंजीनियर डिसाइड हो गया कि भाई हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम इंजीनियर का काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए, बहुत सारे प्रोफेशन है। तब क्या होता था, सारी इकोनॉमी चलानी होती थी राजा को, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स निकालते रहते थे कि जैसे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट निकालें कि कुछ लोग तो उसी में एंगेज हो जाए। तो जैसे कि 10 साल तक किला ही बन रहा है, हाँ, तो लोगों को कुछ तो काम देना पड़ेगा ना। लोग अगर फ्री रहेंगे तो दिमाग खाली रहेगा, दिमाग खाली रहेगा तो फिर इधर उधर डिस्टर्ब हो गए, तो उनको कुछ काम में लगाने के लिए, प्लस एक उनके दिमाग में ये भी था कि आगे आने वाले समय में मुझे मेरे कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाए, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया जाए कि सब तरह की चीजों को वो अच्छे से रजिस्ट कर ले। तो वो एम था। आज की डेट में ऐसा एम नहीं होता है। आज की डेट में एम तो ये होता है कि मोस्ट इकोनॉमिक में जितना स्पेस है मैं उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर लूं, जिसको आप प्लानिंग बोलते हो, जो आर्किटेक्ट का काम होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लोड साथ में लगाने के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, दोनों लोड साथ में लगा के अगर आप डिजाइन करोगे तो एक तो इतनी अनइकोनॉमिक डिजाइन बन के आएगी, प्लस ये दोनों साथ में आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन एक साथ में नहीं आता, या तो विंड लोड आएगा या फिर अर्थक्वेक लोड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर और उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखो बात आती है डिजाइन की, कि डिजाइन में हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या प्रोसेस रहेगा। तो डिजाइन जब भी होगी वो 2 पार्ट्स में होगी। डिजाइन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट का मतलब ये कि जैसे आप लोगों ने, आप कुछ लोगों के सोम सब्जेक्ट हो गया होगा, सोम हो गया ना, सोम में आपने बीम पढ़ा है। बीम की क्या बनाए थे, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम भी बनाया होगा, ठीक है। प्लस उस बीम में आपने आगे जाके सेम तरह की लोडिंग के लिए डिफ्लेक्शंस भी कैलकुलेट किए, जिसमें आपने रोटेशन, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन, एक तो डिफ्लेक्शन और एक कितना रोटेशन हो गया, 2 चीजें निकाली है। तो क्या होता है, वो जो प्रोसेस आप करते आ रहे हो उस प्रोसेस को एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालिसिस का अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा कि जैसे
इनमें से जितने तरह के लोड लग सकते हैं वो लोड लगाने के बाद में मैं कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट उठा लूंगा। मैंने ये वाला बीम उठा लिया, तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में लोड्स के कारण कितने तरह के चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस दो तरीके से आते हैं, या तो स्ट्रेस कंपोनेंट के फॉर्म में आएंगे। स्ट्रेस कंपोनेंट का मतलब यह है कि इस तरह के चेंजेस जो आंतरिक रूप से डेवलप हो रहे हैं, और आंतरिक रूप से डेवलप होने वाले चेंजेस आपके बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट है, क्योंकि ये सब इंटरनल रिएक्शंस है। तो चेंजेस दो फॉर्म में आएंगे, स्ट्रेस कंपोनेंट्स और डिफॉर्मेशंस। कि लोड लगने के कारण इंटरनली कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और कुछ डिफॉर्मेशन, तो दो चीजें डेवलप होंगी। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। तो डिजाइन का आधा पार्ट तो क्या हो जाता है कि एनालिसिस कर लिया आपने। तो आपने क्या किया था, जैसे आप बनाते थे डायग्राम, तो आप ये देखते थे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है। तो ये चीजें हम निकाल के रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन चेंजेस के आधार पर एक ऐसा सुटेबल क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे इस कॉलम को आप देखोगे, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया है, मतलब कुछ तो चौड़ाई है, मतलब दो डायमेंशन कुछ है। तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली कि भाई किसी का मन हुआ मैंने डायमेंशन दे दी, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिस कारण से इस तरह की डायमेंशन उसने दी है। ठीक है, तो उन चेंजेस के आधार पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का मतलब लेंथ तो डिसाइड ही रहेगी, कोई कॉलम जो इतनी ऊंचाई पर छत रखनी है तो कॉलम तो इतनी हाइट तक ही जाएगा। अब आपको डिसाइड करने वाली चीज क्या है, ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन। तो इस तरीके से हम डायमेंशन को डिसाइड करें कि अब जो फर्दर चेंजेस आने वाले हैं किस फॉर्म में, स्ट्रेस कंपोनेंट और डिफॉर्मेशन में, कि अब जो फर्दर चेंजेस आने वाले हैं वो सारे चेंजेस विद इन दी परमिसिबल लिमिट रहें। विद इन दी परमिसिबल लिमिट का मतलब ये है कि हमने उन सब चेंजेस की एक लिमिट डिसाइड की हुई है, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। अब वो विद इन दी परमिसिबल लिमिट में, परमिसिबल लिमिट कहां से मिलेगी वो कहां से देखते हो, उसके लिए कोड है। तो बस इतना सा प्रोसेस है। जो आपको दिया जाएगा स्ट्रक्चर उसको एनालाइज करोगे, जो आपको सोम से और टोस में इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, काम वहां पर भी वही करना है, उससे एनालाइज कर लिया। फिर उसके लिए एरिया निकालना में ऐसा, और उसके लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट है। अगर आप वो ये बीम स्टील का बनाना चाहते हो तो आप स्टील स्ट्रक्चर को यूज करो, और ये कंक्रीट का बनाना चाहते हो तो कंक्रीट को यूज करो। इतना सा है। तो मतलब जब भी डिजाइन होगी तो उसके साथ में एनालिसिस जरूर होगा। ठीक है, पहले एनालिसिस होगा फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, डिजाइन। तो अब यहाँ पे कोड की बात आई तो कोड हमारे पास एक ही अवेलेबल है, IS 456-2000। एक बात और मैं बता देता हूं तुम्हें, अभी एक आध साल में एग्जाम निकाल लो, नहीं तो IS 456-2022 का ड्राफ्ट सबमिट हो चुका है। इस साल में किसी भी मन से वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, और उस पेज की वो जो कोड है वो 300 पेज का है। 300 पेज का वो कोड है, जितनी बुक्स भी नहीं होती है। और क्या होता है कि जैसे ही कोड चेंज होता है तो क्या होता है कि जितना मतलब जैसे स्टील का आप देखोगे ना, तो WSM की डिजाइन बड़ी आसान हुआ करती थी, और जैसे LSM की तरफ आए डिजाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि आज तक भी डिजाइनर स्टील को LSM से डिजाइन नहीं करते हैं। बट क्वेश्चंस तो आपके LSM के आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जैसे ही कोड चेंज होगा, तो जैसे इस साल में कोड लग जाएगा, ड्राफ्ट सबमिट हो गया, फाइनल हो चुका है, IS 456-2022 के नाम से है वो। और फिर क्या होगा, साल दो साल बाद उसके क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। और 300 पेज का तो वो कोड है, 300 पेज की बुक नहीं होती है आपकी, 300 पेज का कोड है वो। ठीक है, तो अभी तो 456-2000 ही पढ़ेंगे हम। तो कोड है आपका IS 456-2000। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ये इंट्रोडक्शन डिजाइन और स्ट्रक्चर का ही था। अभी RCC की तो हमने कंक्रीट RCC की तो बात ही नहीं करी। अब बात करते हैं हम कि हम कंक्रीट को क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, स्टील जो है ना वो कंक्रीट से मजबूत मटेरियल है, ये फाइनल है। मजबूत मटेरियल का मतलब ये है, मजबूती को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि समान लोड को, सेम लोड को रेजिस्ट करने के लिए कंक्रीट का जितना एरिया लगेगा उससे कम एरिया में स्टील में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंक्रीट को यूज करते हैं। तो उसका एक कारण तो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि मटेरियल आसानी से अवेलेबल है राजस्थान में, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी भी एक फैक्टर होता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट कि कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है कि जब वो अपनी फाइनल सेटिंग टाइम को, मतलब जब वो फाइनल सेटिंग टाइम तक नहीं पहुंचता, मतलब जब तक उसमें प्रॉपर हार्डनेस नहीं आती है, या फिर इनिशियल फेज में जब आप कंक्रीट को बनाते हो तो उसमें इतनी प्लास्टिसिटी होती है कि आप जिस शेप में उसे ढालना चाहते हो उस शेप में आप डाल सकते हो। तो मोल्डेबल जो कैपेसिटी है वो हमारे लिए आसानी से मिलेगी कंक्रीट में। और इसका ये फायदा है कि हमें
आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब थोड़ा सजावटी टाइप की जो चीजें बनानी है वो हम कंक्रीट में आसानी से बना पाएंगे इन कंपैरिजन टू स्टील, क्योंकि स्टील के साथ क्या है, उसके सेक्शन डिसाइडेड है। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उनको मिला करके एक बिल्टअप सेक्शन बना सकते हो। एंगल सेक्शन वैसा ही रहेगा, आई सेक्शन है आई जैसा ही रहेगा, तो आप उसको अपने हिसाब से शेप में ढाल नहीं सकते इतना ज्यादा जितना आप कंक्रीट के साथ में कर सकते हो। तो ये इसका मेजर बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट कि जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है, वेदरिंग एक्शंस है, उसके लिए जब हम रेजिस्टेंस की बात करने आते हैं तो स्टील के कंपैरिजन में कंक्रीट ज्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। तो उसका सीधा सा डिफरेंस है कि भाई स्टील में क्या होगा कि मॉइस्चर के जैसे ही कांटेक्ट में आता है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो जो कोरोजन वाला इशू था वो हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा इकोनॉमी वाला फैक्टर है। तो ये तीन बेनिफिट है कंक्रीट स्ट्रक्चर के ओवर द स्टील, जिस कारण से हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्रीट की। अभी मैंने आरसीसी की बात नहीं करी, तो कंक्रीट जो खुद मटेरियल है बट उसके साथ एक समस्या है, और बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो खुद कंप्रेशन में तो अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बट जब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी खुद की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 1/10 टाइम होती है। मतलब 100 किलो न्यूटन का कंप्रेशन रेजिस्ट करेगा तो 10 किलो न्यूटन की टेंशन को वो रेजिस्ट कर पाएगा। अब ये चीज आप हमेशा इंश्योर नहीं कर पाओगे कि कंक्रीट का जो भी स्ट्रक्चर बनाओ उसमें हमेशा ही कंप्रेशन आए। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनमें टेंशन भी आ सकती है, भले ही हमने टेंशन नहीं लगाई है डायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट वे में कंक्रीट का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें टेंशन आ जाती है? बीम। ये जैसे बीम है, बीम बैंड होगा तो नीचे टेंशन आएगी और ऊपर कंप्रेशन, तो उस टेंशन को तो करना ही पड़ेगा ना रेजिस्ट। तो क्या किया, तो बात ये उठी कि इस कंक्रीट के अंदर एक ऐसा मटेरियल डाल दो जो इसमें जो टेंशन आ रही है उस टेंशन को वो खुद रेजिस्ट कर दे। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रीइंफोर्स्ड करना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया थोड़े तरीके से। और रीइंफोर्स्ड करने के लिए हमने मटेरियल क्या डाला उसमें, वही स्टील। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर स्टील डालने का कारण ये था कि स्टील का और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन वो क्या है, सेम। तो क्या होगा कि भले लोड नहीं लग रहा है, टेम्परेचर चेंजेस जब होंगे तो टेम्परेचर चेंजेस जब होने पर दोनों में ही समान एक्सपांशन और समान कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि अगर एक में एक्सपांशन ज्यादा हो गया और एक में कम हो गया तो क्या होगा कि कंक्रीट जो स्टील के ऊपर पूरी एम्बेडेड है, वो ये ज्यादा हो गया एक्सपांड, ये कम हो गया, तो क्या होगा उनके बीच का वो बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। और बॉन्डिंग खत्म होने का मतलब ये है कि अब कंक्रीट जो उसके अंदर टेंशन आएगी उसको स्टील में ट्रांसफर नहीं कर पा रही। तो वो प्रोसेस ऐसा ही होता है कि स्टील कंक्रीट में टेंशन आई और उसने टेंशन को किसको ट्रांसफर कर दिया, स्टील को। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होने के कारण हमने स्टील यूज किया। तो ये हमारा इसका पूरा इंट्रोडक्शन पोर्शन है सब्जेक्ट का, कि हम क्यों कंक्रीट यूज कर रहे हैं, फिर उसको हमने रीइंफोर्स्ड क्यों किया है। ठीक है, तो पहले तो 3 लाइन लिखेंगे कि कंक्रीट के एडवांटेजेस क्या है। देखो कंक्रीट के एडवांटेजेस मैं लिखाऊंगा तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये कि स्टील के कंपैरिजन में, और स्टील जब हम पढ़ते हैं तो स्टील में हम स्टील के बेनिफिट की जब या एडवांटेज की जब बात करते हैं तो ओवर द कंक्रीट होता है कि कंक्रीट के ऊपर हमारे उसके क्या बेनिफिट है। तो 3 पॉइंट्स तो वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे ये टेंशन में वीक है। उसके बाद में हम ये लिखेंगे स्टील को क्यों यूज करा। फिर जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स है उनका बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो कोड के अंदर जो IS 456-2000 है उसमें उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में क्या क्या कोडल प्रोविजन लिखे हैं उनकी स्टडी करते हुए हम फिर डिजाइन की तरफ चलेंगे। ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है किसी को कोई दिमाग में तकलीफ के भी समझ में नहीं आ रहा ये हो तो पहले बता दो है। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट आता था आप पूछ सकते हो किसी भी समय, उसमें कोई इशू नहीं है। जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है, कुछ लोग तो बाद में टाइम भी लेते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा तो ऐसा है कि आपको कुछ भी किसी भी समय किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रोसेस यही रहता है पढ़ने का कि हम पहले बेसिक चीजों को पढ़ते हैं फिर उसके बाद डिजाइन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको लिखना है थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए कि ये स्ट्रक्चर है और इतने टाइप के हमारे लोड होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कंक्रीट के क्या बेनिफिट है। तो एक बार ये बना लो डाउट अगर आप पूछोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डाउट जिस क्लास में पूछे जाते हैं क्लास थोड़ी ठीक चलती है, डिस्कशंस होने चाहिए क्लास में मतलब मुझे डर लगे क्लास में आने से पहले कि ये बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वैसा कुछ माहौल रहता है तो वो अलग ही होता है। मतलब
कंटेंट ऐसे तो नहीं कि जैसे आप किसी ठेकेदार से काम करवाते हो तो एक एग्रीमेंट बनाते हो कि मैं इतने समय में ये इतने मजदूर लगा के ये काम कर दूंगा, कि खिड़की बनेगी तो इस साइज की खिड़की बनेगी, फिर वो साइन हो जाता है, फिर वो एग्रीमेंट को लेकर के देखो यहाँ लिखा था, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, कंटेंट में बता दूंगा। हम दोनों फिलोसॉफी पढ़ते हुए चलेंगे। अभी अगर आप कल देखते पेपर मेंस का तो उसमें स्टील में भी डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन आया और आरसीसी में भी डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन आया। जो मेंस का एग्जाम हुआ था ना कल एसएससी का, तो स्टील में भी डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन आया और आरसीसी में भी। तो मतलब दोनों थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगा, डब्ल्यूएसएम भी पढ़ना है और एलएसएम भी पढ़ना है, क्योंकि आज तक भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। लिख लिए? तो एक बार मैं बताता हूं हम क्या क्या किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब देखो कैसे रहेगा फ्लो चार्ट। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टी, तो वो क्या क्या होंगे, कंक्रीट किस किस से मिलके बना होता है, सीमेंट, एग्रीगेट दो टाइप के होंगे, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया कंक्रीट। ये तो हो गया इंडिविजुअल। फिर इससे जो कंक्रीट बन जाएगा, तो कंक्रीट की दो स्टेजेस होंगी, एक होता है फ्रेश कंक्रीट और एक होगा आपका हार्ड कंक्रीट। तो फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज और हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। तो फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे वर्केबिलिटी। ठीक है, फ्रेश कंक्रीट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वर्केबिलिटी। हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्रीप, श्रिंकेज, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, तो इससे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बोल ही दिया। तो ये चीज, और टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी। फिर हम अगर टेस्ट करने जाते हैं कंक्रीट को, तो जो क्यूब बनाते हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, किस तरह के क्यूब्स को एक्सेप्ट करना है, किस तरह के क्यूब को नेग्लेक्ट करना है, तो उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोलते हैं, तो वो स्टडी। फिर हम पढ़ेंगे स्टील के बारे में। भाई स्टील भी उसका वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है। जब आरसीसी बन जाएगा तो स्टील की प्रॉपर्टीज, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आएंगे डिफरेंस बिटवीन डिजाइन फिलोसॉफीज, कि हम जैसा मैं दो डिजाइन फिलोसॉफीज पढ़नी है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम, तो उन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये कि हम डिजाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो होगा बेसिक ऑफ डिजाइन। उसके बाद में सबसे पहले डब्ल्यूएसएम मेथड के थ्रू हम बीम की डिजाइन पढ़ेंगे। तो डिजाइन पढ़ने से पहले उसका एनालिसिस देखना होता है, फिर हम डिजाइन देखते हैं। तो सबसे पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड। ठीक है, तो बीम डिजाइन, बाय डब्ल्यूएसएम मेथड। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ दो ही वाले पढ़ेंगे, इससे हम टी बीम को नहीं पढ़ने वाले। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और डबली। ठीक है, फोर्थ वाला जो होगा, अब फोर्थ में हम क्या करेंगे कि डब्ल्यूएसएम से हम आ चुके होंगे एलएसएम में, तो वही सिंगली डबली प्लस वहां पर एक टी बीम और अलग से पढ़ा जाएगा। मतलब टी बीम को इससे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो बीम के बेसिक्स है उन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला होगा बीम डिजाइन बाय एलएसएम मेथड। और इसमें तीन टाइप के बीम आएंगे हमारे, सिंगली और एक आएगा टी बीम। ठीक है, तो यहां तक हमारा बीम चलेगा। उसके बाद में
उसी बीम के कंटिन्यूशन में, बीम की शेयर में, बॉन्ड में और टोर्शन में डिजाइन। ठीक है, शेयर, बॉन्ड और टोर्शन। शेयर, बॉन्ड, टोर्शन। इतना होने के बाद में बीम आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद में अब जैसे बीम कंप्लीट हो जाएगा तो उसी टाइप का आपका है डिजाइन ऑफ स्लैब। ठीक है, तो स्लैब, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो डिजाइन ऑफ स्लैब, दो टाइप की स्लैब है। और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपका फ्लेट स्लैब को लेकर के। ठीक है, वन वे, टू वे और एक फ्लेट स्लैब अलग से होती है, तो तीन टाइप की स्लैब होगी, तो वो भी देख लेते हैं। फ्लेट स्लैब, सेवंथ में डिजाइन ऑफ कॉलम या कंप्रेशन मेंबर। एट्थ में डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ेंगे सिर्फ हम। आइसोलेटेड का मतलब एक कॉलम के नीचे एक ही फुटिंग बनाते हैं तो उसको आइसोलेटेड बोलते हैं, और जब दो कॉलम की फुटिंग को मिला देते हैं तो उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की हमें कंबाइंड फुटिंग किन किन सिचुएशंस में करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे। बट जब हम एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ आइसोलेटेड का करेंगे, क्योंकि डिजाइन ऑफ टू जो कंबाइंड फुटिंग है वो एक तो स्कोप से बाहर है, प्लस मैनुअली बहुत कम होता है, वो सॉफ्टवेयर से होता है, तो हम आइसोलेटेड पढ़ेंगे। तो आपके स्कोप में आइसोलेटेड है। उसके बाद में नाइन्थ में डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, टेंथ डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस, 11th में कुछ मिसलेनियस वाटर टैंक। ठीक है, तो कुछ मिसलेनियस चीजें, जो जो चीजें हैं वाटर टैंक वगैरह, तो इस टाइप की हम देखेंगे। तो मिसलेनियस और भी जो दो चार चीजें और होंगी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब आने लग गए, तो सब उसमें कवर होगा। ठीक है, तो ये चीज तो हम प्रॉपरली पढ़नी है हमें। तो स्पेलिंग बता दो या फिर एक्स्ट्रा। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, इतने इतने चीजें पढ़ने वाले हैं। लिख लेना, तो लिख लिया। ऊपर करूं? ठीक है, तो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इजी भी है कंपैरेटिवली, इतना टफ नहीं होगा जितना और सब्जेक्ट होते हैं स्ट्रक्चर्स के, जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे सोम, टोस, आरसीसी, स्टील और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट माना जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इजी और समझने वाला और वेटेज वाइज भी आरसीसी है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी आरसीसी के बन रहे हैं ना। तो ये लिख करके हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी ओवर द स्टील। तो ये अगर लिख लिया हो तो आप लिख लो। तो एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी ओवर स्टील।
एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी ओवर स्टील, इसमें फर्स्ट वाला लिखना ड्यूरेबल अंडर ड्यूरेबल होने का मतलब यह है कि कितना बाहरी वातावरण, मतलब जो एक्सटर्नल वेदरिंग कंडीशंस है उनको कितना आसानी से रेजिस्ट कर पा रहा है कोई स्ट्रक्चर, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरेबल अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, ड्यूरेबल अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, ड्यूरेबल अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो बाहरी वातावरण की जो भी कंडीशन है, अब देखो ऐसा नहीं कि इसको नुकसान नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बाहरी वातावरण से बिल्कुल ही नुकसान नहीं होगा इसको, लेकिन बात किस में चल रही है, कंपैरिजन में। तो स्टील को जितना नुकसान होता है उतना नुकसान इसको नहीं होता। तो ब्रैकेट में लिखना रेजिस्टेंस टू कोरोजन, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, ये तो पहला बेनिफिट हो गया, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। दूसरा वाला होगा कि हम इसको हमारे मन चाहे शेप में ढाल सकते हैं। तो इसको लिख लेना ईज विद का मतलब होता है कितना आसानी से, EASEWITH, ईज विद which WHICH, which it can be cast, is with which it can be cast, cast into a variety of shapes and sizes। शेप का मतलब होता है आकार, साइज का मतलब होगा कि कितनी डायमेंशन है, वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, तो वो तो दिख ही रहा है ना। सेम कंक्रीट से कॉलम बना है, सेम कंक्रीट से बीम बना है, सेम कंक्रीट से स्लैब बनी है, तो इन सबका शेप साइज क्या क्या है, अलग अलग। तो इतनी हमें वैरायटी मिल पा रही है इस मटेरियल में, इसलिए यूज कर रहे हैं। स्टील से क्या कर पाएंगे हम, फिर स्टील से हमें स्लैब बनानी है, तो स्टील के जितने भी आप सेक्शंस लगाओगे उनको ऊपर से ढकना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, ऐसा नहीं हो सकता किसी मुनी से काम चल जाए, तो वो हमारे पास वहां बेनिफिट नहीं है। तो इस कारण से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। और लास्ट वाला लिखना है ना, इट्स रिलेटिव इकोनॉमी एंड अवेलेबिलिटी, इट्स रिलेटिव इकोनॉमी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हाँ हम इसलिए कंक्रीट को पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको ये डालना है बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे हम। बेसिक इंट्रोडक्शन, तो इसमें पहला इंट्रोडक्शन ये है कि कंक्रीट से आरसीसी की तरफ हम क्यों गए, पहले तो वो क्लियरिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने डिस्कस तो किया ये कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 1/10 है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या नुकसान है और उसको कैसे हमने चेंज किया, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, रीइंफोर्स्ड कर दिया। रीइंफोर्सिंग मटेरियल हमारे पास है स्टील बार, जो देसी लैंग्वेज में आप बोलते हो सरिये। तो वो जो सरिये जब आप कंक्रीट में डालते हो तो कंक्रीट में जितना भी टेंशन आ रहा था उस टेंशन को वो सारे सरिये रेजिस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो टेंशन में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी में पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आप बातें कौन कर रहा है, ये बीच में ये आवाजें जो आ रही है ना क्लास में से, तो ये आज इसके बाद में आनी नहीं चाहिए, नहीं तो जो दिखेगा मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, आप लोग अगर डिसिप्लिन से पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है। आपस में आप बातें कर रहे हो, दोस्त से आपको बात करना अच्छा लगता है तो क्लास के बाद करो, क्लास में मत करो। बहुत समय मिलेगा आपके पास, भाई अच्छा तो लग ही सकता है ना, दोस्त है। तो ऐसा नहीं कि क्लास में तुम करो, बाकी लोगों को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, इतनी सी बस, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है।
तो बातें मत करो, ये जो बीच बीच में बातें करने की जो आवाज आती है ना, उससे टीचर का कंसंट्रेशन बिगड़ता है। ठीक है, ये ठीक है सर कहने वाला अगर इस बात को सीरियसली लेके ठीक है बोल रहा तो बहुत अच्छी बात, मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, और या फिर उसका ऐसा आदत है कि मैं पीछे से ऐसे मुझे अच्छा लगता है बोलना, तो वो भी ठीक है, तो आप मत बोलिए, बस इतना सा। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी डाउट आता है किसी भी स्टेज में तो आप पूछिए, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं सर ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है या फिर ये डेटा अलग था, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, वेरीफाई करेंगे प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम आरसीसी के कोड में अमेंडमेंट्स काफी आए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो उस कोड के पुराने वाले कोड के हिसाब से एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चन नए अमेंडमेंट के हिसाब से आते हैं, तो वो सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं वहां पर तो उस क्वेश्चन का ये आंसर माना गया, तो उसको भी प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। क्या हो सकता है कि हम लोग गलत समझ रहे हो या मैं गलत बता रहा हूं या फिर जिसने आंसर कंसीडर किया उसने गलत कंसीडर किया हो, तो ये सारी चीजें तभी होगी जब आप पूरा पार्टिसिपेट करोगे क्लास में। जो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा वो मेरी वजह से नहीं होगा, वो मेरा और आपका पार्टिसिपेशन होगा, उसके हिसाब से कंप्लीट होगा ना। तो कैसे होगा पार्टिसिपेशन? 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे को ज्यादा टाइम होता नहीं है। ठीक है, उसमें आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, और ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब बिल्कुल ही 3 घंटे पढ़ाया जाएगा, बीच बीच में हम चीजें भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो बस वो ध्यान रख लो आप। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये जो होगी ना, ये लगभग इस साइन का बनाने का मतलब ये है कि बिल्कुल 1/10 नहीं है, लगभग 1/10 है। ठीक है, बराबर कर देते तो हो जाता, इसका मतलब ये हो जाता है कि 100 है तो 10 ही होगा, पर अब 100 है तो ऐसा हो सकता है कि 10 से थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, 10 से थोड़ी सी कम हो सकती है, तो लगभग, लेकिन इतनी कम होती है, ये नुकसान है। क्यों क्यों होती है कम? क्योंकि ये मटेरियल कैसा है, किस टाइप का मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल को अब आप खींचते हो तो उसमें इतना खिंचाव आ ही नहीं पाता, उससे पहले वो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो ये होगी 1/10 टेंसाइल सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये हमारे साथ ये हमारे साथ कमी है इस मटेरियल को लेकर के। तो इससे हमें क्या हो रहा था कि जैसे अगर मैं एक पीसीसी का बीम लेता हूं, पीसीसी का मतलब होता है जिसमें रीइंफोर्समेंट नहीं है, पीसीसी बीम, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी का अगर बीम लिया जाए और इसमें बेंडिंग लगाते हैं, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बैंड होगा तो इस टाइप से होगा, तो नीचे टेंशन आएगी, ऊपर कंप्रेशन आएगी। तो अगर आपने रीइंफोर्समेंट बार नहीं डाले हैं तो क्या होगा कि जो क्रैक्स आएंगे आपके, जैसे अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक बार ये करते हैं कि ये ऐसा हो गया, तो इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है, एक होती है न्यूट्रल एक्सिस, उससे ऊपर कंप्रेशन और उससे नीचे टेंशन। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब वो न्यूट्रल फाइबर है, मतलब वहां ना तो टेंशन है ना कंप्रेशन है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी जितना दूरी पर जाओगे उतना ज्यादा टेंशन, तो यहां पर लार्ज टेंसाइल क्रैक्स आएंगे। लार्ज टेंसाइल क्रैक्स आ रहे थे। तो इन लार्ज टेंसाइल क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए दूसरा तरीका यह आया कि हमने इसको न्यूट्रल एक्सिस से नीचे इस तरीके से रीइंफोर्समेंट बार डाल दी। और अब क्या होगा कि वो अब रीइंफोर्समेंट बार को देखो, इसमें भी एक चीज ये है कि सबसे ज्यादा टेंशन तो बॉटम में है, बिल्कुल वहां नहीं डाल के थोड़ा ऊपर डालिए। जब आप सरिये जब काट के देखोगे इस बीम को तो इसमें सरिये दिखेंगे, और वो सरिये जैसे अगर आप क्रॉस सेक्शन को देखते हो
इस तरह के क्रॉस सेक्शन में जैसे मैं इसी का ही सेक्शन ले रहा हूँ, इसी का ही मैंने अगर ऐसा सेक्शन ले लिया, जैसे यही बीम है, इस बीम को साइड से देखेंगे तो सरिये ऐसे दिखते हुए चलेंगे, लेंथ क्या लूँ, काट दिया मैंने, तो काट के देखोगे तो ये जो रीइंफोर्समेंट बार है ये ऐसे नजर आएंगी, ऐसे, ठीक है। तो जब आप देखते हो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हो तो टेंशन तो सबसे बॉटम में जाके आती है, तो वहां क्यों सरिया नहीं लगाया, क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि सरिये को बिल्कुल लास्ट में क्यों नहीं लगाया। तो उसका कारण ये है कि वो अगर रीइंफोर्समेंट बार मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसमें करोजन का इश्यू आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाते हैं ताकि ये जो इतना कंक्रीट बचा है, ये वाला जो कंक्रीट बचा है, ये कंक्रीट उस रीइंफोर्समेंट बार के लिए सेफ्टी का काम करे कि मॉइस्चर इसके अंदर से ट्रेवल होके वहां तक ना जाए, तो इसको हम कवर बोलते हैं, ठीक है। तो जब एनालिसिस आप करोगे तो उस एनालिसिस में हम इस सरिये से नीचे वाले कंक्रीट को तो हम बीम का हिस्सा मानते ही नहीं है, हम सिर्फ उस रीइंफोर्समेंट बार तक की ही स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। वो नीचे वाला हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है कि वो रीइंफोर्समेंट बार को मॉइस्चर कंटेंट से बचाने के लिए काम में आ रहा है और उसको बोलते हैं कवर, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया अगर, तो जब आप बैंड करोगे तो बैंडिंग के समय ये बैंड हुआ, साथ के साथ रीइंफोर्समेंट बार में भी टेंशन आएगी और इसके बाद में जो क्रैक्स आएंगे वो या तो बहुत माइन्यूट से होंगे या उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी अवॉइड हो गई। तो यहां पर लास्ट टेंसाइल क्रैक आ रहे थे, यहां पर नेग्लिजिबल टेंसाइल क्रैक्स, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आरसीसी बनाने के लिए जो हमने रीइंफोर्समेंट बार डाली है, उस बार ने जो टेंशन आ रहा था कंक्रीट में, उस टेंशन को उसने रेजिस्ट कर दिया और उस कारण से जो क्रैक्स पहले लार्ज वाले आ रहे थे वो अब बिल्कुल नेग्लिजिबल से या वेरी स्मॉल क्रैक्स में कन्वर्ट हो गए, सेम साइज ऑफ बीम के लिए। सेम साइज का मतलब ऐसा ही क्रॉस सेक्शन ये यहाँ पर था, इसमें सरिये नहीं थे और इसमें सरिये डाल दिए, तो जैसे ही रीइंफोर्समेंट बार डाला तो सेम मैग्नीट्यूड के बेंडिंग मोमेंट के कारण जो पहले बड़े क्रैक्स आ रहे थे वो क्रैक्स क्या हो गए, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो ये हमारा बेनिफिट है। तो हमने यहां पर क्या डाला है, रीइंफोर्समेंट, और ये रीइंफोर्समेंट के लिए हम क्या डालते हैं, स्टील बार्स, रीइंफोर्स्ड। ठीक है, तो ये पहले ये बनाना है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे लैंग्वेज कि हमने क्यों सरिया डाला। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि उनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम है। फिर हम सबसे पहले सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर कंक्रीट की खुद की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसमें लिखना प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम पीसीसी भी बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज HAS very low tensile strength. Plain cement concrete has very low tensile strength. Plain cement concrete has very low tensile strength. इसमें आगे लिखेंगे to improve the tensile strength of concrete. To improve the tensile strength of concrete, some reinforcement is needed. Some reinforcement is needed. Some reinforcement is needed which can resist the tensile stresses
which can resist the tensile stresses which can resist the tensile stresses developed in the which can resist the tensile stresses developed in the structure. Tensile stresses developed in the structure. Next लिखना the most common type of reinforcement are steel bars. The most common type of reinforcement are steel bars, which are steel bars, BARS. The most common type of reinforcement are steel bars, which are quite strong, quite strong in tension, ठीक है. तो स्टील को हम यूज कर रहे हैं. लास्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि हमने उन मटेरियल में से और भी अवेलेबल थे, जितने भी मेटल है आप और भी मेटल यूज कर सकते हो. हमने स्टील को इसलिए यूज किया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दोनों का सेम है. तो क्या होगा कि दोनों के बीच में टेम्परेचर चेंजेस के कारण जो बॉन्ड है वो बना रहेगा, वो बॉन्ड चेंज नहीं होगा. क्योंकि हमें ये चाहिए कि जितना मतलब कंक्रीट हमेशा स्टील को उसके अंदर जो टेंशन आ रही है उसको ट्रांसफर करता रहे. तो तभी कर पाएगा जब उनके बीच में प्रॉपर बॉन्ड सेटिस्फाई होगा. तो लास्ट लाइन ये लिख लेंगे, स्टील इज जनरली यूज्ड एज reinforcement for concrete. Steel is generally used as reinforcement for concrete because its coefficient of thermal expansion is approximately equal to the concrete. Coefficient of thermal expansion is approximately equal to the concrete. अप्रॉक्सी क्या मतलब बिल्कुल बराबर नहीं होगा लेकिन लगभग बराबर होता है. ब्रैकेट में लिख लेना कितना होता है, तो 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो इतना होता है. एक आध बार पूछा गया है क्वेश्चन. ठीक है. तो ये हम कंक्रीट से रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की तरफ क्यों गए, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ.